अच्छा, एक चीज़ और मैं देख रही हूँ यहाँ पर सियासत जो तेज हुई है, भाजपा टीचरों के समर्थन में उतरी है। जबकि मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले जो सत्ता में थी वो भाजपा ही थी। तब तो भाजपा को टीचरों का ख्याल नहीं आया था। आज क्यों भाजपा इस जनाक्रोश में, इस आंदोलन में टीचरों के पक्ष से उतरी है, इस पे आपकी क्या राय है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बोलेगा बिहार और मैं हूँ आपके सामने मिली। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बेहद ही गंभीर मुद्दा जो कि जुड़ा हुआ है शिक्षा से। ऐसा कहते हैं कि किसी भी राज्य या किसी भी प्रदेश, किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज के जन्मदाता होता है। अगर बिहार की शिक्षा की बात की जाए तो बिहार की शिक्षा शुरू से ही घेराव में रहती है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आज हमारी जो चर्चा है उसका एक मुद्दा बनाया जाए जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ हो। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं जिला उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ सारण के राजेश कुमार तिवारी जी के पास, जिनसे आज हम जुड़ के इसी शिक्षा पे चर्चा करेंगे। विशेषकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पहले की हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, ऐसा तो नहीं है जैसा कि आप भी बोल रहे थे कि ये शिक्षा व्यवस्था बहुत आदि अनंत काल से चली आ रही है, तो पहले की शिक्षा व्यवस्था थी और आज की शिक्षा व्यवस्था में जो इतना अंतर है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है? समस्याएं तो अनगिनत है और समस्याओं की अगर चर्चा की जाए तो हमको लगता है कि 10 मिनट, 5 मिनट और 1 घंटे में इन समस्याओं का वर्णन और समाधान तक भी नहीं किया जा सकेगा। अनकाउंटेबल इश्यूज हैं। शिक्षकों के पास जो समस्या है अभी आज के दौर में, तो सबसे बड़ी समस्या है ट्रांसफ़र की, जो 2006 से नियोजित होके आज 2023 तक जो महिला, खास करके महिला शिक्षकों के बारे में मैंने कहना चाह रहा हूँ कि जो शिक्षिका 2006 में अनमैरिड होकर अपने गांव में या अगल बगल के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस के स्कूल में पदस्थापित हो गई हैं, आज शादी होने के बाद वो ससुराल नहीं जा पाई हैं, तो उनके लिए दोनों जगह से परेशानी है। उस महिला का बच्चा है, बेटा है या बेटी है, सच मानिए तो वो बेटा बेटी अभी नाना और नानी के घर में रह रहा होता है, कभी वो दादा और दादी के पास जाने का उसको मौका नहीं मिला। तो दोनों परिस्थितियां उसके सामने जो है सामने खड़ी हैं कि उसको ससुराल जाने का मौका नहीं मिला है और उसको अपने हस्बैंड के पास जाने का भी ये नहीं है कि अब वो अनमैरिड लाइफ और मैरिड लाइफ में उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अनमैरिड है या मैरिड है। जो परिस्थितियां उस महिला के सामने बने हुई है, ये दर्द तो महिला से पूछा जा सकता है कि शादी होने के उपरांत अभी भी वो मायके में अपनी वो नौकरी छोड़ेगी नहीं, मजबूरी है, पापी पेट का सवाल है। तो ट्रांसफ़र की सबसे बड़ी जटिल समस्या है। इसके बाद ट्रांसफ़र के अलावा नियमावली में इतनी तरह की नियमावली है। 2006 के बाद अभी 2023 का जो अध्यापक नियमावली है, आप देखिए पंचायत प्रखंड शिक्षक, जिला परिषद शिक्षक, टीईटी एसटीईटी शिक्षक, उसके बाद नया 2023 में और नया है अध्यापक नियमावली। उसमें आप अध्यापक बन जाइएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि सरकार ने जो शिक्षकों की दशा की है, निश्चित रूप से उस दशा का जिम्मेदार जो है सरकार ही है। और जब दशा ठीक नहीं रहेगी तो शिक्षा व्यवस्था की दिशा बदलने वाली नहीं है। आप हमारा नाम जनरेटर रख दीजिए या जुगनू रख दीजिए, रहना तो अंधेरे में ही है। तो प्रखंड शिक्षक बनाइए, पंचायत शिक्षक बनाइए या अध्यापक बना दीजिए। आपने तो हमको अंधेरे में डाल कर रखा हुआ है। हमको तो अपने फ्यूचर की चिंता है और जब तक हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, हम अपने भविष्य के प्रति, अपने बाल बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति आशान्वित नहीं होंगे, पूर्ण विश्वास के साथ विद्यालय में जाएंगे नहीं, पूर्ण रूप से हम तैयारी करके पठन पाठन देने के काबिल नहीं होंगे, तो हम बच्चों को 100% नहीं दे पाएंगे। मूल रूप से यही कारण है। बिल्कुल सही बात कही और बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप मेरा नाम जुगनू रख दें या जनरेटर रख दें, रहना तो मुझे अंधेरे में ही है। और ये बिहार सरकार का एक बहुत काला सच है जो आमतौर पे जनता नहीं देख पाती। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 2023 के अध्यापक नियमावली आई है उसको लेके और जितनी ज़्यादा सियासत हुई है इस चीज़ को लेके, जनता के सामने ये चीज़ भी उभर के सामने आ ही गई होगी। सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन तो मुझे नहीं पूछना चाहिए लेकिन
पूछ रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि जनता के सामने सच लाना बहुत ज़रूरी है। जब आपने पहली बार ज्वाइन किया था तो आपका जो वेतन था वो कितना था? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नियोजन नियमावली 2006 जब से लागू हुआ, 60 वर्ष की सेवा जब हुई, तब से ये 4000 के नियत वेतन पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। 4000 पर आप सुन सकते हैं यहाँ पे कि 4000 रुपए, एक प्राइवेट एम्प्लॉय को भी 4000 रुपए वेतन नहीं दिया जाता। ये बात आज के दुनिया में सभी को पता है, और 4000 रुपए में कुछ भी नहीं होता। और मैं आपको बता दूं कि इसी बिहार सरकार के अंदर में काम करने वाले चपरासी ग्रेड के जो लोग हैं, प्यून ग्रेड के जो लोग हैं, उनके वेतन 40 से 45 हजार है। और जो हमारे शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं उनका वेतन 4000 से शुरू होता है। ये कितनी शर्म की बात है कि एक शिक्षक जो पूरे समाज को शिक्षित करता है, उसका जो वेतन है वो इतना कम दर्जे का है, और एक जो चपरासी जो उससे नीचे है हमेशा रहेगा, उसका वेतन उससे 10 गुना ऊपर है। इसका विचार आप खुद ही अपने दिमाग से सोचकर कर सकते हैं। और ये बिहार सरकार के मुंह पे एक धब्बा है, एक उनके सर पे लगा हुआ एक कलंक है, जिसको उनको साफ करने की पूरी से पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक बात और मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे इधर लेके बहुत सारी चर्चाएं शिक्षकों को लेके बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं। मुझे याद आ रहा है कि 2020 में जब लॉकडाउन लगने वाला था, तब भी आप लोगों ने एक मुद्दे को लेकर स्ट्राइक किया था, और उस समय भी बात ये आई थी कि आप लोग चाहे जो हो जाए विद्यालयों में नहीं जाएंगे जब तक कि सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि बिहार सरकार के लिए शिक्षक कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि उस समय भी उनकी आवाज़ को प्रयास करके दबा दिया गया था। और मुझे याद है कि उसके बाद तुरंत लॉकडाउन लगाया गया था बिहार में, और उसके बाद उनकी जो आवाज़ थी वो वहीं दब के रह गई। और ठीक इसी तरीके से 2023 अध्यापक नियमावली में हुआ। जैसे ही एक दिन 1 लाख टीचरों ने मिलकर विधानसभा का घेराव किया, सरकार डर गई और दूसरे ही दिन उनके खिलाफ लेटर जारी कर दिया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार असल में बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो नीति निर्धारण करने वाले राजनेता हैं, पता नहीं लोकतंत्र, पता नहीं वो पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़े हुए नहीं हैं, या पढ़कर अगर कहीं अगर विधानसभा और विधान परिषद में अगर जाते कि लोकतंत्र है क्या। सबसे पहले तो उनको जानना चाहिए कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या। लोकतंत्र यहीं से शुरू हुआ, और उन्हीं को लोकतंत्र के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं है कि लोकतंत्र के माध्यम से जब सूबे बिहार में या सूबे प्रदेश कहीं भी उस राष्ट्र के अंदर में जो भी लोग रहते हैं, उनको किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो 2-3 तरह का वो हथियार अपना सकते हैं, 2-3 तरह का माध्यम अपना सकते हैं सरकार के पास अपनी बात रखने का। पहला तो आप लिख कर प्रेषित करें सरकार को, बोल कर प्रेषित करें आपके माध्यम से। उससे भी नहीं हो तो सरकार को सूचित कर धरना पर बैठने का काम करें। यही है लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि जब जब हम धरना स्थल पर जाते हैं, हम आपसे जगह निर्धारित करते हैं, मांगते हैं उसके लिए कि हमको फला तारीख को हमको धरना स्थल पर जाना है, हमको जगह अलॉट किया जाए। इसके बावजूद भी सरकार हमको धरना स्थल अलॉट करती है, उसको जानकारी है कि इस तारीख को फला तारीख को धरना पर शिक्षक आएंगे, फिर हम पर लाठी चार्ज होना, ये तो बिल्कुल पूर्ण रूप से लोकतंत्र का हनन है। हम आपके पास जाते हैं, हमारे सुप्रीमो आप ही हैं, हमको बहाल किया है, सुप्रीमो आप ही हैं, हम आप ही से मांगेंगे। तो जब जब हम आपके पास जाते हैं, शिक्षक ही नहीं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके बोलेगा बिहार के माध्यम से बता दूं कि जब जब बिहार की धरती पर, जब से ये लगभग 20 वर्षों का ये जो चल रहा है सत्ता का जो नशा, जब जब बिहार में चाहे छात्र हो, वकील हो, जिस पेशा से संबंधित लोग हैं, या शिक्षक हो, या आशा हो, आंगनबाड़ी, जो लोग भी लोग पटना की धरती पर जाते हैं, यहाँ तक कि टीटी एसटीटी क्वालिफाइड जो हमारे भाई हैं, जो पटना की धरती पर गया है, उसका स्वागत जो है लाठी से ही हुआ। जैसा लगता है कि हम इस प्रदेश के नागरिक ही नहीं, हम तो एक टेररिस्ट हैं, हम तो बाहर से आ गए हैं और आपसे गोली बंदूक लेकर हम अधिकार छीनने के लिए आ रहे हैं। हमारे पास क्या है? मेरे पास तो कलम है। तो यही है सरकार की नियति, और कहीं से न कहीं से आने वाले समय में इसका कुपभाजन जो है सरकार को होना पड़ेगा। एक बात जो मैं जानती हूँ और मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है कि संविधान में इतना तो एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो धरने पे बैठकर अपनी मांग को मांग सके, ये अधिकार दिया गया है संविधान से।
फिर ऐसा अगर संविधान में अधिकार दिया गया है, संविधान में लिखा हुआ है, फिर सरकार लाठीचार्ज क्यों करती है? उनके खिलाफ क्यों वारंट जारी करती है? कहीं से न कहीं से, या तो अब तो सरकार का ही अंग हैं वो लोग, जो लोग भी लाठीचार्ज करते हो तो सरकार के ही नुमाइंदे हैं, सरकार के ही अंग हैं। बिना इशारे पर तो कोई काम होगा नहीं। तो ये सरकार की पूर्ण रूप से मंशा है कि कोई भी पटना आएगा, हम उसको अपने लाठी के बल पर, बंदूक के बल पर, अश्रु गैस के बल पर, पानी के बौछार के बल पर हम उसको खदेड़ देंगे, भगा देंगे। और ऐसा करके बिहार की आवाज़ और जनता की आवाज़ जो है दबाई नहीं जा सकती। आप अल्प पल के लिए आप वहाँ से हमको खदेड़ सकते हैं, आपके पास सत्ता है, आपके पास लाठी है, आपके पास टोटल सिस्टम है, आप सत्ता के नशे में हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम इस सरकार के मुखिया हैं तो हमको इस सूबे बिहार के 13 करोड़ आबादी, 13 करोड़ रहने वाले लोगों की हमको फिक्र करनी चाहिए। तो आपको फिक्र नहीं करनी है, आपको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। और पटना जो भी अपनी समस्या के लिए आएगा उसको हमको लाठी के बल पर, बंदूक के बल पर दबा देना है। अच्छा, एक चीज और मैं देख रही हूँ यहाँ पर सियासत जो तेज हुई है, भाजपा टीचरों के समर्थन में उतरी है, जबकि मैं बताना चाहूंगी कि इससे पहले जो सत्ता में थी वो भाजपा ही थी। तब तो भाजपा को टीचरों का ख्याल नहीं आया था। आज क्यों भाजपा इस जनाक्रोश में, इस आंदोलन में टीचरों के पक्ष से उतरी है? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, भाजपा हो, राजद हो या कोई भी पार्टी हो, अभी भाजपा तो विपक्ष में है। इसके पहले तेजस्वी यादव भी विपक्ष में थे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी हमको लिखा, शिक्षकों को घोषणा पत्र में शामिल किया, सबसे टॉप लेवल पर शामिल किया कि हम जब आएंगे सत्ता में तो आपको समान कम का समान वेतन देंगे। 1 साल से ऊपर हो गया, लाठी मिल रहा है। रह गई बात, आपने सवाल भाजपा पर किया, भाजपा भी ऐसा नहीं है कि पहली बार विपक्ष में है, भाजपा भी सत्ताधारी दल में थी। और भाजपा के सत्ताधारी दल में डिप्टी सीएम के रूप में हमारे आदरणीय सुशील मोदी रहा करते थे। उनका भी स्टेटमेंट जो है किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह का शिक्षक विरोधी उन्होंने टीका टिप्पणी किया था, जिससे हमारी मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। उस समय बड़ी हम छलित महसूस कर रहे थे। आज भाजपा हमारी मांगों को अगर रख रही है, अगर निश्चित रूप से अगर ईमानदार पहल करती है तो हम तो उसका स्वागत करेंगे, लेकिन प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विपक्ष में है तब हमारी आवाज़ हो रही है और सत्ता की जब कुर्सी मिल जाए तो वही हाल जो आज हो रहा है कल हो, तो ये बुरी बात है, ये तब तो छलने वाली बात होगी। ईमानदार प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम ईमानदार प्रयास अगर भाजपा अगर करना चाह रही है, या जो भी अगर ईमानदार प्रयास करने के लिए अगर आगे आना चाह रहा है, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर, उनका भी शिक्षक के प्रति जो है रवैया बिल्कुल बढ़िया रवैया कहेंगे उनका, लेकिन वो सत्ता में नहीं है और विरोधी दल के रूप में भी नहीं है। लेकिन जो भी स्टेटमेंट देते हैं मेरे ख्याल से शिक्षक के हित में वो स्टेटमेंट देते हैं। तो जो भी ईमानदार पहल करेगा उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप कि शिक्षकों ने हुंकार भर दिया और उन्होंने कह दिया है कि हम अपने वोट, जहाँ पे हमने गलत प्रयोग कर दिया है अपने वोट का, तो हम 5 साल झेलेंगे, लेकिन 6वें साल में सरकार को हम विधानसभा नहीं पहुंचने देंगे। यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो दोबारा भी हमारे मदद से इस प्रकार बहुमत में आ सके। तो ये सरकार के लिए सीधे तौर पे, खुले तौर पे शिक्षकों की चेतावनी है, वो इसको देखें, समझें और शिक्षकों के हित में बातें करें। खैर, ये सारी बातें तो हो गई सियासी दौर से। अब हम आते हैं हमारे शिक्षक नियमावली पर, जो हमारा मेन मुद्दा है, जिसमें सरकार कहती है कि जिन्होंने टेट, सुपर टेट ये सब पास कर लिया है वो भी भरेंगे, या फिर जो अभी नियोजित रूप में काम कर रहा है वो भी टीचर भरेंगे। तो इसमें कहाँ से, मुझे लगता है कि इसमें बहुत आप लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचने वाली बात है कि आप लोग 20 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं, उसके बावजूद आपको कहा जाता है कि आप यहाँ पे एक और दीजिए। और अगर आपसे बीपीएससी या फिर आपसे लोक सेवा आयोग के स्तर की परीक्षा ली जाती है तो उस हिसाब का वेतन भी आपको दिया जाना चाहिए, उस हिसाब की फैसिलिटीज भी आपको दिया जाना चाहिए। आपने बीपीएससी का नोटिफिकेशन देखा होगा और उस नोटिफिकेशन को पढ़ा भी होगा। उसमें लिखा है आकर्षक वेतन, शब्द आकर्षक है लेकिन छलने वाला वेतन है। हमने ये कहा सरकार से कि आप बीपीएससी से नहीं, एक बार ही परीक्षा लिया जा सकता है किसी भी नौकरी में, एक बार पीटी मेंस या एक बार वंस टाइम परीक्षा,
एक ही बार एग्जाम होता है, या पीटी ले लीजिए, या मेंस ले लीजिए, फिजिकल लेना है लीजिए, आपको ओरल लेना है लीजिए, जो करना है आप नौकरी के पहले कर लिए होते। आपने तो नौकरी के बाद दक्षता लिया, हमें डीपीई का एग्जाम दिलवाया, बीएड लिया, उसके बाद सी टेट, बी टेट, दक्षता परीक्षा के बाद पात्रता परीक्षा, न जाने कितनी परीक्षाओं के दौर से शिक्षकों को गुजरना पड़ा है। अब आ गया 2023 नियमावली। 2023 नियमावली में हमने कहा कि आप 2006 से अब तक जो नियोजित शिक्षक हैं, पूर्व से कार्यरत शिक्षक जो हैं, आप उनको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। आपने तो परीक्षा लिया है, कई दफा परीक्षा लिया है, टर्म वाइज परीक्षा आपने लिया है, आपके शिक्षक पास आउट भी किए हुए हैं। तो जितने आपके पास आउट शिक्षक हैं उनको आप बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। 7वें चरण में जो 2019 में टीईटी और एसटीटी पास करके जो हमारे भाई ने अभी स्कूल का इंतजार कर रहे हैं, जिनको पटना में लाठी का सामना करना पड़ा है, आप उनको नियुक्त कीजिए, ताकि विद्यालयों में जो विषयवार शिक्षक की जो कमी है उस कमी की भरपाई हो सके। अब अंग्रेजी के शिक्षक को आप कहिएगा मैथ पढ़ाने के लिए, मैथ के शिक्षक को आप कहिएगा कि नहीं चल के संस्कृत पढ़ाना है, तो हमें नहीं लग रहा है कि वो बखूबी वो क्लासरूम में परफेक्ट साबित हो पाएगा। तो 2023 नियमावली का हमको विरोध करने का यही कारण है। हम परीक्षा से भाग नहीं रहे हैं। आपने तो 20 वर्ष हमको सेवा में रखा, तो आप इस 20 वर्षों के दौरान आपको तरह तरह के एग्जाम और ले लेने चाहिए थे। आपको तो डिपार्टमेंटल एग्जाम का प्रावधान रखना चाहिए था। सारे विभाग में डिपार्टमेंटल एग्जाम्स है, और उस एग्जाम में पास करने के बाद प्रमोशन होता है, उसका वेतन जो है इंक्रीज करता है। लेकिन हम कहाँ हैं? इन 20 वर्षों के दौरान आप एक बार भी हमारा जो है बीपीएससी के माध्यम से या एसएससी के माध्यम से किसी तरह का हमने परीक्षा आपने ले ली है। आपने प्रशिक्षण दिया, उसका एग्जाम लिया, हमने एग्जाम पास किया, हम वहीं के वहीं लटके हुए बेसिक टीचर के रूप में ज्यों का त्यों है। जबकि नियमावली में प्रावधान है इस 8 साल नौकरी करने के बाद बेसिक टीचर को स्नातक शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं। और आकर्षक वेतन, ठीक है, बीपीएससी पास करने के बाद जो एक टीचर का फुल फ्लेजेड स्केल जो होना चाहिए वो स्केल भी नहीं है। आप तो 25,000 से शुरू कर रहे हैं, तो फिर ये 20 वर्षों की जो सेवा जो दे रहे हैं, दे चुके हैं जो हमारे साथी जो हैं, उनका सर्विस कहाँ जाएगा? तो सर्विस काउंट होगा नहीं, तो फिर इस परीक्षा का कोई अहमियत नहीं रह जाएगा। कितनी बार परीक्षा आप 2-2 साल पर परीक्षा लेते रहिएगा। अच्छा, 2019 में जो 7वें चरण के नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि साल 2 साल में जल्द कोई न्यूज आने वाला है, सरकार की तरफ से जल्द कोई न्यूज आने वाला है। सरकार की तरफ से ये बार बार ये कहा जा रहा था कि आप इंतजार कीजिए, थोड़ी इंतजार का मजा लीजिए। इस तरह का तेजस्वी यादव बार बार कहा करते थे। तो आप 3 साल 4 साल के बाद आपने इंतजार का वही नोटिफिकेशन थमा दिया कि आप बीपीएससी से एग्जाम दीजिए। आप ये एग्जाम 2023 का 8वें चरण में लेते। 19 में जो टीटी एसटीटी जो पास है उनको आप पहले विद्यालय दे देते, नियुक्त करा देते, और पूर्व से नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी का दर्जा दे देते। फिर आप 8वें चरण के नियोजन में, 8वें चरण के नियुक्ति में आप परीक्षा लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, और मैं भी चाहूँगी कि हमारी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुँचे और बिहार सरकार इस बात को सुने कि बार बार शिक्षा विभाग से लेटर निकलवाने के बजाय वो शिक्षकों पर काम करे और उनकी समस्या को समझे, और वो जाने कि उनकी क्या स्थिति है, किस दशा से वो गुजर रहे हैं। और आपके इस जो बार बार लेटर निकालने की जो ये प्रणाली है उसके तहत भेंट चढ़ रहे हैं, उनका भविष्य जो है डूब रहा है, अंधकार में जा रहा है। इस पर सरकार देखे, विचार करे और इनके लिए समाधान करे, क्योंकि सत्ता में आप ही को रहना और सत्ता में बने रहने के लिए आपको जनता के हित के बारे में सोचना ही होगा। तो दर्शकों, आप देख रहे थे मुझे यानी मिली को, और आज हमारे साथ थे राजेश कुमार तिवारी जी। आपसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मुझसे और राजेश कुमार तिवारी जी से बातें करके बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करूंगी कि सरकार के पास भी हमारी ये बातें पहुंचे ताकि वो हमारे शिक्षकों के लिए उचित कार्रवाई कर सके। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें